तो इसमें मिलने न मिलने का कहाँ प्रश्न होता है। अच्छा, मुख्यमंत्री जी, मेरी रिसर्च टीम ने जब इस इंटरव्यू की तैयारी की तो एक स्पष्ट विभाजन दिख रहा था सांसद योगी आदित्यनाथ के बयानों में और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयानों में। जब हम सांसद योगी आदित्यनाथ के बयान देखते हैं तो उसमें वो यूपी के सामाजिक ढांचे पर टिप्पणियां करते हैं, बाबर की औलाद, बजरंगबली, या जो चुनावी मोड में जब मुख्यमंत्री होते हैं परंपरा, धर्म परिवर्तन, योग, हाफिज सईद, ये सब पे बात करते हैं। कई लोग कहते हैं लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने थोड़ा सा टोन डाउन कर लिया है, ऐसा है क्या? आपको लगता है? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आक्रामकता में बदलाव को लेकर। मैं 2017 के पहले जो था वही आज भी हूँ। अच्छा, पहले सांसद था, आज मुख्यमंत्री हूँ। पहले धर्म परिवर्तन पर कंट्रोल करने की बात करता था, मुख्यमंत्री बनने के बाद उसके लिए एक्ट बनाता हूँ जी। इससे पहले आतंकवादियों के खिलाफ दायर मुकदमों को पिछली सरकार वापस लेती थी तो उसके लिए खिलाफ आंदोलन करता था। आज एंटी नेशनल एलिमेंट्स के खिलाफ किस प्रकार की प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए उसको क्रियान्वित करता हूँ। तो जो पहले था, जो पहले बोलता था, आज वो कर रहा हूँ। तो अब फर्क आपको कहाँ पे नजर आता है? हाँ, फर्क एक जगह जरूर नजर आता होगा, 2017 के पहले, 2017 के बाद। लेकिन मेरी कार्य पद्धति पहले सैद्धांतिक थी तो मैं सैद्धांतिक रूप से बोलता था। 2017 के बाद व्यवहारिक हुई तो उसको व्यवहारिक। नाम आपको भी खूब याद रहते हैं। एक भाषणों का जिक्र हो रहा था जो हमें प्रदेश में जिस एक चीज़ पे सबसे ज़्यादा हीटेड डिबेट दिखी और लड़कियों के बीच में आपके प्रति रुझान दिखा, कई लड़कियों ने ऐसी बातचीत में कहा, ऑन कैमरा कहा, वो लॉ एंड ऑर्डर है। आप भी सबसे ज़्यादा इसी पर बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर पर, कि कानून की व्यवस्था। आप अपने भाषण में एक शब्द बंद इस्तेमाल करते हैं, ठोक दो, है ना? और जब इस पे मीडिया में सवाल पूछे जाते हैं आप बोलते हैं क्या समस्या है ना, अपराधियों के बारे में। प्रदेश की पुलिस को योगी आदित्यनाथ के क्या निर्देश थे डे वन से, और इसको लेके आप बड़े अपफ्रंट हैं, अपॉलोजेटिक नहीं हैं, दाएं बाएं नहीं कर रहे हैं, आप सीधे कह रहे हैं हाँ ये कहा है, ऐसा ही होगा। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करना। आज अगर बेटी भयमुक्त होकर के प्रदेश के अंदर जी सकती है जी, घर के बाहर निकल सकती है, तो ये जीरो टॉलरेंस की नीति का परिणाम है। और इसको इम्प्लीमेंट ईमानदारी के साथ जिन अधिकारियों ने किया था जी, उन अधिकारियों के खिलाफ समाजवादी पार्टी कंप्लेंट करती है, क्योंकि उसे मालूम है कि इन अधिकारियों के रहते कोई अपराधी अपनी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम नहीं दे पाएगा। ठीक बात है। इन अधिकारियों के रहते कोई एंटी नेशनल एलिमेंट उत्तर प्रदेश में घुस करके राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंध नहीं लगा पाएगा जी। और समाजवादी पार्टी की संवेदना माफिया और अपराधियों के प्रति है, उसकी संवेदना उन आतंकवादियों की प्रति है जो राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करते हैं जी, उनके प्रति है, जो संकट मोचन मंदिर पर हमला करते हैं उनके प्रति उनकी संवेदना है, जो प्रदेश की न्यायपालिका पर हमला करते हैं, वाराणसी, अयोध्या, लखनऊ की कचहरियों पर हमला करने वाले लोगों के खिलाफ आतंकियों के मुकदमों को जिस बेशर्मी के साथ इन्होंने वापस लेने का प्रयास किया था, उनके प्रति उनकी संवेदना है। तो स्वाभाविक रूप से तो जब संवेदना का स्तर एंटी सोशल और एंटी नेशनल हो जाएगा तो फिर बेटियां, व्यापारी और प्रदेश का आम नागरिक उस परिधि के बाहर होगा और समाजवादी जस्टिस सिस्टम से न्याय नहीं मिलता है। दूसरा है, इसलिए उन अधिकारियों को टारगेट करना चाहते हो। मुख्यमंत्री जी, आप ये सारी बातें कह रहे हैं, इनमें एक बात लोगों ने और जोड़ी कि एक बोले योगी आदित्यनाथ सरकार में एक नया मॉड्यूल डेवलप हो गया है। कई लोग जिनको रेगुलर जस्टिस सिस्टम से न्याय नहीं मिलता है उनको जेल में न्याय दे दिया जाता है।
कहा गया कि मुन्ना बजरंगी को जिस तरह से जेल में मारा गया वो न्याय देने का एक तरीका था। चित्रकूट की जेल में मुख्तार अंसारी के सहयोगियों पे जिस तरह से फायरिंग हुई वो भी न्याय देने का एक तरीका था। आपकी क्या इस पर राय है? देखिए, उसके लिए ये मामला सब जुडिशरी है जी। उसके लिए एक जुडिशल इंक्वायरी कमीशन बनाया गया, वो उसकी रिपोर्ट पूरी आने दीजिए। और मुझे लगता है अगर पब्लिक को जैसे भी राहत मिले उसको राहत मिलना चाहिए, चाहे जेल में मरे चाहे बाहर मरे। मुझे लगता है कि जैसी करनी वैसी भरनी। अच्छा, राहत मिलना चाहिए, चाहे जेल में मरे चाहे बाहर मरे। मुझे लगता है कि जैसी करनी वैसी भरनी। अच्छा, लेकिन यही सरकार, यही मुख्यमंत्री और इनके स्पष्ट तेवर, इन पे सवाल उठते हैं। कहा जाता है कि मुख्तार अंसारी पे कार्रवाई की, अतीक अहमद पे कार्रवाई की, सब पे, लेकिन ब्रजेश सिंह पे कार्रवाई नहीं की। धनंजय सिंह क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको यूपी पुलिस नहीं खोज पा रही है। ऐसा कह के आपके विरोधी ये इल्ज़ाम लगाते हैं आप पर कि पक्षपातवाद है, सब पर समान दृष्टि से कठोर कार्रवाई नहीं है। देखिए, धनंजय सिंह की गिरफ्तारी हमारी ही पुलिस ने की थी और जौनपुर में गिरफ्तार हमारी पुलिस ने किया था। जी हाँ, न्यायालय से बाद में अपनी जमानत करा के आए, लेकिन यह कहना कार्रवाई नहीं की गलत है। जो कानून के नजरिए में अगर कोई दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन अगर कोई व्यक्ति कानून के दायरे में रह करके कानून का सम्मान कर रहा है, बेवजह उसको नहीं छेड़ा गया। ये कोई भी रहा हो, लेकिन अगर किसी ने कानून के साथ खिलवाड़ किया तो उसको फिर बख्शा भी नहीं गया है। अभी मैंने अतीक अहमद का जिक्र किया। दायरे में रह करके कानून का सम्मान कर रहा है, बेवजह उसको नहीं छेड़ा गया। ये कोई भी रहा हो, लेकिन अगर किसी ने कानून के साथ खिलवाड़ किया तो उसको फिर बख्शा भी नहीं गया है। अभी मैंने अतीक अहमद का जिक्र किया। खबरें छपी थी कि वो देवरिया की जेल में बंद थे, इसी लखनऊ से जहां हम और आप हैं। एक कारोबारी को लेके जाया गया, उसके साथ मारपीट हुई, और ये भी कहा जाता है कि अतीक अहमद को थोड़ी सी लॉन्ग रोप दी जाती क्योंकि हो सकता है कि उनको कानपुर कैंट से या कहीं से चुनाव भी लड़वाया जाए। इस तरह की खबरें कहाँ से आती हैं? ये जो इनके हमदर्द हैं जी, उन लोगों से पूछना चाहिए जो लोग इन्हें सांसद विधायक चुना करके भेजते थे कि मुख्तार अंसारी को कौन, कांग्रेस उसका सबसे बड़ा हितैषी है, जो 2 सालों तक उसको मेहमानबाजी उसकी पंजाब में करते रहे। इसके बाद मुख्तार अंसारी को जो है सपा ने भी और बसपा ने भी समय समय पर विधानसभा भेजने का कार्य किया। जी, अतीक को भी इन सब ने भेजा है, आजम खां को भी ये सब लोग भेजते रहे। तो इनसे पूछा जाना चाहिए, ज़्यादा अच्छे ढंग से लोग उसकी व्याख्या कर पाएंगे। मुख्तार अंसारी को कौन, कांग्रेस उसका सबसे बड़ा हितैषी है, जो 2 सालों तक उसको मेहमानबाजी उसकी पंजाब में करते रहे। इसके बाद मुख्तार अंसारी को जो है सपा ने भी और बसपा ने भी समय समय पर विधानसभा भेजने का कार्य किया। जी, अतीक को भी इन सब ने भेजा है, आजम खां को भी ये सब लोग भेजते रहे। तो इनसे पूछा जाना चाहिए, ज़्यादा अच्छे ढंग से लोग उसकी व्याख्या कर पाएंगे। कई दिल्ली में इस तरह की मीटिंग्स होती हैं सरकारी, केंद्र सरकार की, जिसमें सब राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह अब तो आपकी पार्टी के साझेदार हो गए हैं। आपने उनसे पूछा नहीं कि ये मुख्तार अंसारी को लेके इतना प्रेम क्यों, मतलब ऐसा क्या है पटियाला जेल में? देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह पर उस समय कांग्रेस नेतृत्व का दबाव था। जी, और कांग्रेस में कोई तो है जो राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहा है, संवैधानिक संस्थाओं की अवमानना कर रहा है। अभी प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के साथ जो पंजाब के अंदर हुआ है, जी, कितना बेशर्मीपूर्ण और कितना शर्मनाक बयान पंजाब के मुख्यमंत्री का आया है, चरणजीत सिंह चन्नी का, कि प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के मुद्दे पर उन्होंने प्रियंका वाड्रा को। तो इसलिए कांग्रेस की प्रवृत्ति बन चुकी, इसकी फितरत बन चुकी है संवैधानिक संस्थाओं की अवमानना करना और राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना। एक आपका और बयान, हम चूंकि बयानों का ही जिक्र कर रहे थे, ठोक दो के बाद बड़ी चर्चा हुई उसकी। पूर्वांचल में एक रैली थी, आप राशन की बात कर रहे थे।
आपने फिर से एक पदबंध इस्तेमाल किया, अब्बा जान। किसकी तरफ संकेत था आपका? देखिए, मेरा उनके प्रति था जो लोग गरीबों का राशन हड़प जाते थे। अब्बाजान शब्द संसदीय तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैंने तो विधानसभा में, विधान परिषद में ही पूछा था समाजवादी पार्टी के नेताओं से, जी, आखिर आप इतना क्यों चिढ़ जा रहे हैं अब्बाजान शब्द से। मैंने विधान परिषद में समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं विधान परिषद में, उनसे मैंने पूछा, जी, मैंने कहा क्या अब्बाजान कोई असंसदीय शब्द है क्या? उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा जब असंसदीय नहीं तो फिर आपकी पार्टी क्यों इससे चिढ़ रही है? यानी उनको मुस्लिम वोट चाहिए लेकिन अब्बाजान से परहेज, ये तो दोहरा चरित्र हो गया था आपकी पार्टी का। उन्होंने कहा नहीं, इनको ये लगता है कि चूँकि समाजवादी पार्टी मुसलमानों का ज़्यादा तुष्टीकरण करती थी, इसलिए हो सकता अब्बाजान समाजवादी पार्टी के लिए उपयोग किया गया हो, इसलिए चिढ़ रहे हैं। तो हमने कहा चोर की दाढ़ी में तिनका, कोई क्या कर सकता है? इसलिए चिढ़ रहे हैं तो हमने कहा चोर की दाढ़ी में तिनका, कोई क्या कर सकता है? अच्छा, विधान परिषद का आप जिक्र कर रहे हैं, फरवरी में ही सत्र था तो आप नाराज़ होकर ये भी बोले कि पेट दर्द ठीक कर दूंगा तुम लोगों का। नहीं, मैंने इस चीज़ को कहा था भी अगर आप बहुत उत्तेजना, क्योंकि कुछ सदस्य थे जो अपनी बाह बहुत तेज़ी के साथ ऊपर कर रहे थे, तो मैंने कहा देखो ये गर्मी यहाँ दिखाने की आवश्यकता नहीं। तो उसने कहा नहीं मुझे दर्द हो रहा है। मैंने कहा इस दर्द का उपचार करने के लिए तो हम यहाँ बैठे ही हैं, तो उसका उपचार तो हमारे पास है ही। मुख्यमंत्री जी, जब आपके इस तरह के बयान आते हैं तब समाजवादी पार्टी के लोग जो सोशल मीडिया पर हैं वो आपकी एक पुरानी क्लिप चलाते हैं। संसद में जब आप भाषण देते हुए रोए थे और आपने कहा था कि ये जैसे नक्सली सुनील महतो को मारा वैसे मुझे मार देंगे, वो प्रसंग आपको ध्यान आता है? क्या थी परिस्थितियाँ? देखिए, समाजवादी पार्टी के समय एक सुनियोजित तरीके से गोरखपुर में दंगे करवाए गए। गोरखपुर में क्या, पूरे राज्य में ही दंगे होते थे, लेकिन मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में गोरखपुर में एक कर रहे हैं। फरवरी में ही सत्र था तो आप नाराज़ होकर ये भी बोले कि पेट दर्द ठीक कर दूंगा तुम लोगों का। नहीं, मैंने इस चीज़ को कहा था भी अगर आप बहुत उत्तेजना, क्योंकि कुछ सदस्य थे जो अपनी बाह बहुत तेज़ी के साथ ऊपर कर रहे थे, तो मैंने कहा देखो ये गर्मी यहाँ दिखाने की आवश्यकता नहीं। तो उसने कहा नहीं मुझे दर्द हो रहा है। मैंने कहा इस दर्द का उपचार करने के लिए तो हम यहाँ बैठे ही हैं, तो उसका उपचार तो हमारे पास है ही। मुख्यमंत्री जी, जब आपके इस तरह के बयान आते हैं तब समाजवादी पार्टी के लोग जो सोशल मीडिया पर हैं वो आपकी एक पुरानी क्लिप चलाते हैं। संसद में जब आप भाषण देते हुए रोए थे और आपने कहा था कि ये जैसे नक्सली सुनील महतो को मारा वैसे मुझे मार देंगे, वो प्रसंग आपको ध्यान आता है? क्या थी परिस्थितियाँ? देखिए, समाजवादी पार्टी के समय एक सुनियोजित तरीके से गोरखपुर में दंगे करवाए गए। गोरखपुर में क्या, पूरे राज्य में ही दंगे होते थे, लेकिन मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में गोरखपुर में एक हिंदू बालिका को जबरन मुहर्रम के जुलूस में जाने वाले उपद्रवी छेड़ते हैं, उसको ले जाने का प्रयास करते हैं, तो एक व्यापारी लड़का उसको बचाता है। लड़की को तो सुरक्षित कर लेता है, लेकिन बाद में उस लड़के के पीछे लोग भागते हैं पकड़ने के लिए, तो भागकर पुलिस की जीप में गया। पुलिस की जीप में जाकर के उसको खींच करके उसकी हत्या कर दी गई, और खींच करके उसकी हत्या यानी चाकुओं से गोंद करके उसकी हत्या की गई। अग्रहरी नाम का लड़का था। सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस व्यापारी परिवार को वो डेड बॉडी नहीं दी गई, उसमें मिट्टी तेल छिड़क करके आग लगा दी गई। इतनी बेरहमी के साथ इन्होंने वो किया था। व्यापारियों के कई प्रतिष्ठानों में आग लगाए गए थे, और जिन व्यापारियों ने एप्लीकेशन दिया उन्हीं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। तो ये कानून व्यवस्था की वो बदहाल स्थिति थी प्रदेश के अंदर। समाजवादी पार्टी के समय न राह चलते हुए बेटियां सुरक्षित थीं, न राह चलते हुए नौजवान सुरक्षित थे, न व्यापारी सुरक्षित था। न्यायालय ने उसको क्वेश किया, फिर उन्होंने बैक डेट पे मेरे खिलाफ गंभीर मामलों में मुकदमे दर्ज किए। तो ये समाजवादी पार्टी की एक फितरत थी झूठे मुकदमे लगाने की। आज इनको पीड़ा होती है जब अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होती है, तो आज जब इनके काले कारनामे सामने आते हैं तो इनको पीड़ा होती है। मुख्यमंत्री जी, आप उस व्यापारी के बेटे का जिक्र कर रहे थे और किस तरीके से पुलिस ने शव नहीं दिया। ऐसा ही एक आरोप आपकी सरकार पर लगता है कि हाथरस में जिस लड़की के साथ गलत काम हुआ, उसकी मृत्यु हो गई, प्रशासन ने जल्दबाजी में
परिवार को विश्वास में लिए बिना उसका शवदाह किया। आपको मालूम है कि इस मामले में कितनी शरारतपूर्ण कार्रवाई होती है कि 100 को पहले तो आने नहीं दिया जाता है, 100 को छीनने का प्रयास होता है। दिल्ली में 3 घंटे तक 100 को रोका जाता है, फिर दिल्ली से हाथरस पहुंचने में 3 घंटे का रास्ता है और 12 घंटे लगे आने में। और उस 100 के आड़ पर अगले दिन प्रदेश में राम जन्मभूमि से संबंधित एक महत्वपूर्ण मामले का फैसला आने वाला था जी। इसके नाम पे हाई अलर्ट था जी। और उसकी आड़ में, दंगों की आड़ में पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को झोंकने की भी साजिश थी। हम उन सभी रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं कर सकते कि किन परिस्थितियों में पुलिस ने वहां पे ये कार्रवाई की होगी, और जो भी कार्रवाई की पुलिस ने परिवारजनों के साथ संवाद बनाकर के उस सारी कार्रवाई को वहां पे किया था। अकेले नहीं किया, ऐसा नहीं कि डेड बॉडी के साथ लड़की के पिता और भाई, घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी, लेकिन पिता और भाई दोनों डेड बॉडी के साथ हाथरस तक आए थे। परिवार के लोगों की सुपुर्दगी में बॉडी थी और उसके बाद सारी कार्रवाई संपन्न हुई। ये सारी कार्रवाई उसको इशू बनाया गया जी। मामला चल रहा है, आज तक तो कोई इस बात को साबित नहीं कर पाया। सीबीआई जांच कर रही है, जो दोषी है कार्रवाई करे ना, उसमें जो दोषियों का उसके खिलाफ भी कार्रवाई की थी, और लोकल उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की थी जिन लोगों ने समय से इस पूरे मामले का संज्ञान नहीं लिया था। इसी तरह के और मामले जो कि लॉ एंड ऑर्डर पे बात हो रही है, तो एक तरफ तो उपलब्धियां आती हैं, दूसरी तरफ कुछ प्रसंग आते हैं। आप गोरखपुर से आते हैं, गोरखपुर में कानपुर का कारोबारी मनीष गुप्ता जाता है, किस तरह से मृत्यु होती है, किस तरह से शुरुआती बयान आते हैं, वीडियो आता है डीएमएसपी का जिसमें वो महिला को समझा रहे हैं कि मत पढ़िए। तो एक तरफ योगी आदित्यनाथ सरकार का दावा है, प्रचार है कि लड़कियां निर्भीक होंगी मेरे राज में, उनको डरने की आवश्यकता नहीं है, और वहाँ पर एक लड़की बैठी है जिसको प्रशासनिक अमला कह रहा है कि क्यों मुकदमेबाजी में पड़ रहे हो। तो इससे आपकी छवि पे, देखिए, इसमें छवि पे कोई असर नहीं पड़ता है। पुलिस ने गलत किया था, पुलिस के खिलाफ कार्रवाई भी हमारी सरकार ने करवाया था जी। 6 पुलिसकर्मी जेल में बंद हुए हैं। सीबीआई को मामला हमने दिया था, पीड़ित परिवार से मैंने स्वयं मुलाकात की थी जी। ऐसा तो नहीं कि हमने किसी चीज को वो कर दिया हो। अगर गलत हुआ है तो उसमें कार्रवाई भी की है, हमने उसको ढकने का प्रयास नहीं किया है। हाथरस रहा हो या गोरखपुर की घटना, इन सभी मामलों में प्रभावी कार्रवाई भी की है। ये नहीं कहा गया कि नौजवान है गलती हो जाती है, ये हमने नहीं कहा। हमने कहा अगर अपराधी है तो अपराध जिसने भी किया उसको 0 टॉलरेंस की नीति है तो कार्रवाई होगी। एक और इसी से जुड़ा सवाल है, फिर हम दूसरे विषयों पर आएंगे। आप कह रहे हैं कि हमने कार्रवाई की, कभी देर से कभी वो, लेकिन कार्रवाई हुई। कार्रवाई समय पे हुई, कोई देर नहीं हुई है। अच्छा, कोई देर नहीं हुई है। हाँ। उन सभी पुलिस कर्मियों को जेल हमारी सरकार ने भेजा है जी। जिन लोगों ने किसी अगर अपराधी है तो अपराध जिसने भी किया उसको 0 टॉलरेंस की नीति है तो कार्रवाई होगी। एक और इसी से जुड़ा सवाल है, फिर हम दूसरे विषयों पर आएंगे। आप कह रहे हैं कि हमने कार्रवाई की, कभी देर से कभी वो, लेकिन कार्रवाई हुई। कार्रवाई समय पे हुई, कोई देर नहीं हुई है। अच्छा, कोई देर नहीं हुई है। हाँ। उन सभी पुलिस कर्मियों को जेल हमारी सरकार ने भेजा है जी। जिन लोगों ने किसी गलती के लिए अगर कोई अपराध किया है, कहीं पे किसी घटना में अपराध किया तो उसको कार्रवाई हमारी सरकार ने किया, समय पे किया है। अलग विषय है कि जिस सत्ता के गलियारे की दलाली जिनकी बंद हो गई थी, उनको एक मटेरियल मिल गया था, उन्होंने इसको ट्रायल चलाया था, बाकी इसको कोई उसमें मुद्दा ही नहीं। ये आपका दावा है। ऐसी एक घटना होती है लखीमपुर खीरी में। देश के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे पर गंभीर आरोप लगते हैं। उस हिंसा में 3 भाजपा कार्यकर्ता भी मारे जाते हैं, किसान कुचले जाते हैं, ड्राइवर की भी हत्या होती है। सब सामने आता है प्रसंग। देश के सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ती है कि क्या 302 और 307 के मुजरिमों से इतनी ही सदाशयता से पुलिस पेश आती है। और खबर ये चलती है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो चाहते थे डे 1 से कि सख्त कार्रवाई हो, लेकिन दिल्ली ने हाथ बांध रखे थे। देखिए, राज्य की कानून व्यवस्था राज्य के पास होती है, कहीं और नहीं होती है। कार्रवाई हम लोगों ने शुरू दिन ही कर दी थी। पहले दिन देखिए घटना हुई,
घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी, लेकिन घटना को लेकर के बिना किसी घटना की सच्चाई जाने जब उसमें राजनीति होने लगती है जी। और भावनाओं को भड़का करके वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा की जाती है, सरकार का दायित्व तो पहले होता है हम वर्ग संघर्ष की स्थिति को नियंत्रित करें। हम लोगों ने घटना जितनी बड़ी थी उसको वहीं पे टैकल किया, उसको रोका और पूरी घटना को बढ़ने नहीं दिया। दो समुदाय जो आमने सामने आते उसको पहले रोका। फिर इस मामले में जो 4 सिख युवक मारे गए थे उनको पोस्टमार्टम को लेकर परेशानी थी। हमने कहा आप जिस एक्सपर्ट से कहें आप उनको बुला दीजिए। हम भी उस प्रकार का अपने एक्सपर्ट बुलाते। उन्होंने कहा साहब SGPGI KGMU के एक्सपर्ट आए। हमने कहा हमने स्पेशल हमने यहाँ से एम्स से भी मांगा, उन्होंने मांगा, हमने वहां से ही बुला दिया। बिल्कुल, हमने उनके सामने दोबारा पोस्टमार्टम करवाया। हमने कहा लो भाई ये सच्चाई है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट होने, उनके अंतिम संस्कार की कार्रवाई करने और स्थिति को पहले नियंत्रित किया गया, भीड़ को वापस डिस्पर्स किया गया। फिर व्यवस्थित तरीके से पूरी घटना की तह में गए और फिर जो नियमानुसार कार्रवाई हो सकती थी वही कार्रवाई की। उसके लिए जुडिशियल कमीशन बनाया, SIT बनाया। सुप्रीम कोर्ट को लगा कि नहीं ये उचित, ये इससे भी अच्छा बनना चाहिए। हमने कहा आप स्वयं बना लीजिए। उन्होंने स्वयं बनाया। जो नियमानुसार कार्रवाई थी उस कार्रवाई के बाहर तो कोई भी नहीं जा पाया। वही उसी चीज को लेकर के लोग आगे बढ़े। तो यहाँ पे कहाँ से किसी के बचाव की बात आती है और कहाँ पर किसी के खिलाफ कार्रवाई न करने की बात आती है। आप एक बड़ी गंभीर बात कह रहे हैं कि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो सकती थी, खासतौर पर 2 समुदाय और हम सब लोग, क्योंकि पत्रकार से इतर हम नागरिक भी हैं और चाहते हैं कि प्रदेश और देश शांत रहे। तब लोगों ने ये एक बात और कही कि भाई इस बार योगी आदित्यनाथ का पॉलिटिकल क्राइसिस मैनेजमेंट दुरुस्त रहा। जिस तरह से राकेश टिकैत को आने दिया गया, बाकी जो नेता आ रहे थे उनको अलग अलग जगह रोका गया। राकेश टिकैत को क्लियरेंस कि भाई जाओ बात करो। आपने जिन अभी नेताजी का जिक्र हो रहा है, जिन अधिकारी का जिक्र हो रहा था SP के प्रतिवेदन में, ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार, वो भी पहुंचे और क्राइसिस मैनेज हो गई। देखिए हमने ADG लॉ एंड ऑर्डर को एक दिन पहले ही वहां भेज दिया था, क्योंकि ADG जॉन छुट्टी पे थे जी। तो इसलिए एक ADG स्तर का अधिकारी वहां जाए तो IG रेंज के अलावा ADG लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पहुँचे। उनको मैंने स्पेशल उससे वहाँ भेजा था कि भाई आप वहाँ जाइए, इन चीज़ों को देख करके एक बार पूरी स्थिति का करिए। और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके इस पूरे उसको नियंत्रित किया गया। हम लोगों ने इस पूरी व्यवस्था को, उसी पे नहीं, हर एक घटना को गंभीरता से लिया जाता और गंभीरता से लेकर के फिर सरकार अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाती है और व्यवस्थित तरीके से इसको आगे बढ़ाने का कार्य। उसमें कोई किसी को न संदेह की गुंजाइश पहले थी ना आज किसी को होनी चाहिए। राकेश टिकैत से आपने बात की थी? मुझे लगता है तो आपके लिए एक मुद्दा है कि राकेश टिकैत BJP का समर्थन कर रहा है। क्योंकि मैं उन दिनों उसके आसपास के इलाकों में दौरा कर रहा था तो पता चला कि हर जगह DM और SP ने ये सुनिश्चित किया कि जब राकेश टिकैत का काफिला आए तो उसको क्लियर पैसेज मिले, ऐसा लखनऊ से निर्देश था। तो ये संवाद दिल्ली से हुआ था उनसे या राजनीति की हो सकती है, उस विराटता का पार्ट नहीं होता है। राजनीति की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। आपके विपक्षी एक शब्द इस्तेमाल करते हैं आपके लिए, अखिलेश यादव, ललन टॉप है यहाँ तो खुल के नाम लिया जाता है। कहते हैं कैंची जीवी और इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये जो स्टेडियम है जिसका नाम आपकी सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम कर दिया, देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी के नाम पे, वो उनका बनाया है। एक्सप्रेस वे को लेकर भी इस तरह के ही दावे करते हैं कि टेक्निकल पेच अड़ाया, 2016 की बिड कैंसिल की, नए सिरे से बिड लाए और उनके काम को अपना काम बता दिया। वो एम्बुलेंस सेवा, पुलिस की सेवा, इन सब का भी नाम बदल दिया। इस तरह के इल्ज़ाम लगाते हैं। देखिए संभवतः वो भूल गए हैं कि उनको किसी ने संभवतः लिख के ये नहीं दिया कि उत्तर प्रदेश का निर्माण भी उन्होंने ही किया था। ये पूछना चाहिए कभी जी। दूसरा, देखिए सरकार सरकार होती है जी। समय से निर्णय लेकर के समय पे उन कार्य योजनाओं को लागू करना और समयबद्ध ढंग से उसको आगे बढ़ा देना, ये सरकार की कार्य पद्धति को प्रदर्शित करने वाली सरकार की कार्यप्रणाली होनी चाहिए। जी।
समाजवादी पार्टी की सरकार ने जो भी काम करने का प्रयास या तो किया तो भ्रष्टाचार की चपेट में आया है। जैसे गोमती रिवर फ्रंट, जी कुल योजना बनी थी 167 करोड़ की, जी, और जब हम लोग आए थे तब तक 1400 करोड़ रुपए खर्च हो चुके थे, लेकिन परियोजना अधूरी थी। ठीक, ये समाजवादी पार्टी के समय का ये नमूना है, ये उनके काले कारनामे हैं। जी, ऐसे ही अन्य तमाम प्रोजेक्ट थे। सवाल ये है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की आपने चर्चा की है। जी, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दिसंबर 2016 में से अखिलेश यादव जी ने उसका शिलान्यास कर दिया था। जी, लेकिन जब मई 2017 में कार्य प्रारंभ नहीं हुआ तो मैं हर विभाग की समीक्षा कर रहा था, तो उस समय मैंने इसकी भी समीक्षा की। जी, तो मैंने इसके बारे में पूछा कि भाई आखिर क्यों ये कार्य पूरा नहीं हो पाया, जी, आगे कार्य क्यों नहीं प्रारंभ हुआ है। जी, तो मुझे बताया कि साहब इसमें लैंड ही नहीं है। देखिए, बड़े प्रोजेक्ट में जब तक आपके पास कम से कम 80% लैंड नहीं होगी, और जब हम लोग आए थे तब तक 1400 करोड़ रुपए खर्च हो चुके थे, लेकिन परियोजना अधूरी थी। ठीक, ये समाजवादी पार्टी के समय का ये नमूना है, ये उनके काले कारनामे हैं। जी, ऐसे ही अन्य तमाम प्रोजेक्ट थे। सवाल ये है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की आपने चर्चा की है। जी, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दिसंबर 2016 में से अखिलेश यादव जी ने उसका शिलान्यास कर दिया था। जी, लेकिन जब मई 2017 में कार्य प्रारंभ नहीं हुआ तो मैं हर विभाग की समीक्षा कर रहा था, तो उस समय मैंने इसकी भी समीक्षा की। जी, तो मैंने इसके बारे में पूछा कि भाई आखिर क्यों ये कार्य पूरा नहीं हो पाया, जी, आगे कार्य क्यों नहीं प्रारंभ हुआ है। जी, तो मुझे बताया कि साहब इसमें लैंड ही नहीं है। देखिए, बड़े प्रोजेक्ट में जब तक आपके पास कम से कम 80% लैंड नहीं होगी तब तक आप कार्य प्रारंभ नहीं करेंगे। ठीक बात है। 20% लैंड थी, और फिर हमने पूरे टेंडर की प्रक्रिया को कैंसिल किया। कैंसिल करने के बाद फिर हमने लैंड अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू की। 1 साल का समय हमें लगा। हमने पूरी लैंड, जब 96% लैंड हम लोग खरीद लिए, फिर 2018 में शिलान्यास, हमने 2018 में, जुलाई 2018 में प्रधानमंत्री मोदी जी को बुला करके फिर इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया। लेकिन इसको याद रखना है कि 2016 दिसंबर 2016 में जिस कार्य का शिलान्यास हुआ था, उस कार्य में उस समय जो टेंडर इनका कुल खुला था वो हुआ था 15,200 करोड़ रुपए का। जी, 110 मीटर चौड़ा एक्सप्रेसवे, 341 किलोमीटर लंबा था। 15,200 करोड़ रुपए में वो एक्सप्रेसवे का सिविल कार्य होना था। जी, जब 2018 में, जुलाई 2018 में हमारी सरकार आती है, जी, तो 2018 में हमारी सरकार के आने के बाद यही कार्य हम लोग 11,800 करोड़ रुपए में कराते हैं। 120 मीटर चौड़ा, 341 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे बनकर के तैयार हुआ है, और इसका लोकार्पण प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा चुका है। यूपी के अंदर वर्तमान में हम 5 एक्सप्रेसवे पे काम कर रहे हैं। जी, राज्य सरकार अपने स्तर पर कर रही है, जी, और भारत सरकार के स्तर पर हमें 2 एक्सप्रेसवे दिए गए हैं। जी, एक दिल्ली मेरठ से आता हूँ। नहीं, मैं हमारा अंतिम चरणों में उसका काम चल रहा है। जी, ये एक्सप्रेसवे इंटर स्टेट कनेक्टिविटी। देखिए, 2017 के पहले यूपी के बारे में क्या लोगों की धारणा थी? जी, लोग ये मानते थे जहां से अंधेरा प्रारंभ हो वह यूपी है, जहां से सड़कों पे गड्ढे दिखाई दे वो यूपी है। यानी आप नेपाल से आएंगे तो भी वहां यूपी की स्थिति ऐसी थी, बिहार से चलते थे तो भी ऐसी स्थिति होती थी। आप जो है छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, कहीं से आते थे, सड़कों पे बड़े बड़े गड्ढे दिखते थे। हमने पूरी इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को 4 लेन के साथ जोड़ा। हर जिला मुख्यालय को 4 लेन के साथ जोड़ने की कार्रवाई संपन्न की। हर तहसील मुख्यालय को 2 लेन और 4 लेन के साथ जोड़ने की कार्रवाई प्रारंभ की। जी, मेट्रो का विस्तार किया। आखिर अखिलेश जी भी तो कर सकते थे। हाँ, वो यही कहते हैं कि ये सब तो हमारी शुरू की हुई। मैं क्या कर रहा हूँ, वे भी कर सकते थे, लेकिन वे इस लायक नहीं थे। उनके पास इस प्रकार का विजन नहीं था। वे अपने समय में गरीबों को मकान दे सकते थे। 18,000 गरीबों को मात्र मकान सैंक्शन किया था, किसी को दिया नहीं था। लोहिया आवास योजना में
प्रधानमंत्री आवास योजना में। अच्छा, केंद्र वाली जी। ये केंद्र और स्टेट दोनों की है जी। लेकिन हमारी सरकार ने 43 लाख गरीबों को आवास दिए हैं। ये काम वो भी कर सकते थे। स्वच्छ भारत मिशन में गरीबों को शौचालय वे भी दे सकते थे, उन्होंने नहीं दिया। हमने 2,61,00,000 गरीबों को शौचालय भी दिया। हर गांव में सामुदायिक शौचालय भी बनाए। उस सामुदायिक शौचालय के साथ गांव की एक गरीब महिला को रोजगार के साथ जोड़ने का काम भी किया। हर गांव में बीसी सखी, हर ग्राम सभा में एक ग्राम सचिवालय का निर्माण और एक ग्राम पंचायत सचिवालय सहायक के रूप में भी एक व्यक्ति को वहां पे रोजगार की व्यवस्था की जा सकती थी। उन्होंने नहीं किया क्योंकि विकास का विजन नहीं था, कार्य करने का अनुभव भी नहीं था, कार्य करना भी नहीं चाहते थे, रुचि भी नहीं थी। 12 बजे सो के कोई व्यक्ति उठेगा, 2 बजे तक अपने काम धाम के लिए आगे बढ़ेगा और फिर तब तक उन्हें साइकिल की याद आ जाएगी तो साइकिलिंग के लिए निकल पड़ेंगे, तो उनसे क्या उम्मीद करते हैं? ये आप अभी गांव का जिक्र कर, साइकिल की याद आ जाएगी तो साइकिलिंग के लिए निकल पड़ेंगे, तो उनसे क्या उम्मीद करते हैं? ये आप अभी गांव का जिक्र कर रहे थे। मुझे यात्रा के दौरान एक महिला प्रधान मिली, वो बड़ी नाराज़ थी आपसे, कह रही थी बताओ इतनी मेहनत करके प्रधान बने लेकिन एक 20 महिलाओं की और कमेटी बना दी है, सारे फैसले वही करती है, हमें लग रहा था हम अकेले फैसले करेंगे। तो ये विकेंद्रीकरण सोचा समझा था? देखिए, हमने सत्ता के विकेंद्रीकरण की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। पहले जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र के लिए व्यक्ति को तहसील और जिले के अंदर जाना पड़ता था। आज हमने उसका केंद्र बिंदु गांव शौचालय तक सीमित करने की तैयारी कर रहे हैं कि गांव में ही गांव के लोगों को सुविधा मिले। पहले व्यक्ति को बैंकों में जाने के लिए 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर जाना पड़ता था। आज गांव में ही वीसी सखी की नियुक्ति कर दी। वही पैसा निकालने और जमा करने की कार्रवाई करेगी। हर बैंक से उसकी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। सभी ग्राम पंचायतों में हमने इस व्यवस्था को लागू किया है। तो स्वाभाविक रूप से भ्रष्टाचार पर प्रभावी लगाम लगाना है तो सत्ता का विकेंद्रीकरण भी करना पड़ेगा और साथ साथ विकास की योजना का लाभ ईमानदारी के साथ सबसे निचले स्तर तक पहुंचाना पड़ेगा और तकनीक से उसे जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, जुक्ति है। मुख्यमंत्री जी, आप अभी अखिलेश यादव जी का जिक्र, विकास की योजना का लाभ ईमानदारी के साथ सबसे निचले स्तर तक पहुंचाना पड़ेगा और तकनीक से उसे जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, जुक्ति है। मुख्यमंत्री जी, आप अभी अखिलेश यादव जी का जिक्र कर रहे थे कि 12 बजे उठते हैं, ये वो एक चिंता कई बुजुर्गों ने जाहिर की सार्वजनिक संवाद में कि जो एक मर्यादा रहती थी एक दूसरे पर बात करते वक्त, वो नहीं रहती है। जैसे अखिलेश यादव पर भी ये इल्ज़ाम लगता है कि वो आप पे व्यक्तिगत टिप्पणियां करते हैं, कभी बाबा मुख्यमंत्री बोलते हैं, कभी चिलम जीवी, कभी पैदल जीवी, कभी कैंची जीवी। तो आपका क्या रुख रहता है जब आप इस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणियां सुनते हैं? देखिए, हम तो जैसे पहले थे वैसे आज भी हैं। हाँ, मेरे बारे में हर व्यक्ति जानता है। मैं पहले भी योगी था, आज भी योगी हूँ। हाँ, इन लोगों की सच्चाई सबके सामने आ रही है। इन लोगों के कैसे कैसे कारनामे थे, काम कम कारनामे ज़्यादा थे। तो ये कारनामे जब आ रहे हैं तो उनकी चिढ़ स्वाभाविक है। जब व्यक्ति आपाक होता है तब व्यक्तिगत टिप्पणी करता है और ये इसीलिए इस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है, हताश और निराश हैं, कहीं कोई ठाव ठिकाना नहीं है। जनता उनको पहले खारिज कर चुकी है। 2014 में भी, 2017 में भी, 2019 में भी और 2022 में भी करने जा रही है। उनके समर्थक एक बात और कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि गोमती रिवर फ्रंट में घोटाला हुआ, इसमें बोले 5 साल बीत गए, क्या कार्रवाई हुई? कार्रवाई चल तो रही है, इसमें कई इंजीनियर जेल में गए हैं, बहुत सारे लोग जाने वाली की स्थिति में, रूप सिंह वगैरह और जो सब मामले दर्ज क्या उनके समय के इंजीनियर नहीं है क्या? हाँ। अभी उनके बयान जब सीबीआई लेगी तो सारे तथ्य सामने आएंगे ना, कौन कौन लोग और थे इसमें। मुख्यमंत्री जी, आप गांव का जिक्र कर रहे थे। उनके बयान जब सीबीआई लेगी तो सारे तथ्य सामने आएंगे ना, कौन कौन लोग और थे इसमें। मुख्यमंत्री जी, आप गांव का जिक्र कर रहे थे। कृषि कानून रद्द हुए और इस पर बड़ी चर्चा हुई कि यूपी में विकट राजनीतिक असर ना हो, दुष्परिणाम ना आए, क्योंकि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ऐसा किया गया। आपको लगता है कृषि कानून वापस लेने के पीछे आपको क्या लगता है? प्रधानमंत्री जी ने एक बात बहुत स्पष्टता के साथ कही। उन्होंने कहा देखो, किसान हित में हम कानून लाए थे और देश हित में वापस ले रहे हैं। कतिपय संगठनों को सरकार समझाने में विफल रही।
जिसके कारण लोगों ने एक जिद कर ली थी। लेकिन अगर जिद ही सही, अगर वे इसी से संतुष्ट होते हैं, हम इनको वापस ले रहे हैं। मुझे लगता है कि इसके बाद कोई गुंजाइश रहती ही नहीं बोलने की। व्यापक किसान हित में आप इस बात को जानते होंगे कि 7 वर्ष के अंदर किसानों के हित के लिए जितने कार्य हुए हैं, इससे पहले कभी नहीं हुए। 1947 से लेकर 2014 तक आप उठा के देखें जी, किसानों के हित के लिए जितने कार्य हुए हैं, और उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 के बाद किसानों के हित के लिए जितना कार्य हुआ है, कोई सरकार उससे तुलना तो कर ले। कांग्रेस की 40 साल तक प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सत्ता थी। जी बिल्कुल। 4 बार समाजवादी पार्टी को और 3 बार बहुजन समाजवादी पार्टी को प्रदेश में सत्ता में आने का अवसर मिला। बिल्कुल। अगर इन सभी के कार्यकाल को जोड़ लें और पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल को जोड़ लें, 5 वर्ष इन पे हावी होता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल। जब आप किसानों की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा दौरा भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ था, आपके भी कई दौरे हुए हैं, तो गन्ना किसानों से खूब बातचीत हुई और अमूमन पत्रकार दे मिन्स वर्ड्स, पर मैं स्पष्ट कहूँगा कि गन्ना किसानों ने हमसे ये कहा कि पहले के मुकाबले पर्ची और भुगतान का सिस्टम बेहतर हुआ। पर एक बड़े वर्ग ने यह भी कहा कि ये जो बजाज की चीनी मिलें हैं, ये नाश मारे हुए हैं। यही शब्द थे उनके। ठीक बोल रहे। देखिए, बजाज ग्रुप की लगभग 15-16 चीनी मिलें हैं जी, उनके अपने इशू हैं जी, लेकिन पहली बार हो रहा है जब समय से उनका भी भुगतान दबाव बना करके सरकार कर रही है, और उनके लिए हमने कानून भी एक बनाया है जी। सारा पैसा एस्क्रो अकाउंट में उनका जमा किया जाता है जी, और फिर किसानों के खाते में भेजा जाता है। अगर सरकार गन्ना मूल्य का भुगतान जो लेती भी है, वो चीनी जो भी उनकी बिकती है जी, उस सारी चीनी पर सरकार का अधिकार हो जा रहा है। सरकार फिर वो पैसा सीधे गन्ना किसानों के खाते में भेज रही है। आप देखें, 10 वर्ष में 95,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान होता है जी, और हमारी सरकार यानी 5 वर्ष में 1,52,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान करती है। कोई अंतर ही नहीं है क्या? बेटर हुआ है, और बेटर में भी आप देख सकते हैं कि इसमें 20 से 22 महीने तो कोरोना कालखंड में जूझते हुए हम लोग व्यतीत कर रहे हैं। कोरोना कालखंड में एक भी चीनी मिल बंद नहीं हुई, चीनी मिल भी चला रहे हैं, लेकिन साथ साथ किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान भी करवा रहे हैं। पर वही किसान कहते हैं मुख्यमंत्री जी कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आय दोगुनी कर देंगे, और गन्ने का रेट आपने चुनावी वर्ष में जाकर बढ़ाया। नहीं, गन्ने का रेट हमने 18 में भी बढ़ाया था, 10 रुपए बढ़ाया था सरकार में आते बढ़ाना चाहेंगे। गन्ने का रेट आप जितना मार्केट के उसके आधार पर ये सारी चीजें जुड़ती हैं, और उसका एक कैलकुलेशन करके ही हम बढ़ाते हैं, जिससे चीनी मिल, देखिए हमारी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, चीनी मिलें चलें, चीनी मिल चलेगी तो गन्ना किसानों का गन्ना वहां जाएगा, गन्ना किसानों का गन्ना वहां जाएगा तो समय पे गन्ना मूल्य का भुगतान होगा। अगर चीनी मिल ही गन्ना मूल्य देने की स्थिति में नहीं रहेंगे तो चीनी मिलें बंद हो जाएंगी। जब चीनी मिलें बंद होंगी तो कहाँ गन्ना जाएगा, कहाँ गन्ना किसान जाएगा। इसलिए इन चीजों को ध्यान में रख करके संतुलन भी बना रहे, लेकिन साथ साथ गन्ना किसानों को लागत से अधिक दाम मिल सके। सरकार ने उसका एक फार्मूला अपनाया, उसके अनुसार अंततः वो बीजेपी के साथ आज गठबंधन के साथ है, बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़े। और हिंदू युवा वाहिनी, उसको लेकर भी बहुत सवाल। देखिए, हिंदू युवा वाहिनी उस समय की परिस्थितियों में हम लोगों ने बनाया था जब सपा और बसपा के कालखंड में पूरा बॉर्डर क्षेत्र संवेदनशील हो चुका था, सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर चुका था। तो उसने उस समय सुरक्षा के लिए और जन जागरण का एक बृहद अभियान अपने हाथों में लिया था, और उस अभियान को बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाया। ये संगठन अभी सक्रिय है? सक्रिय नहीं है, लेकिन हाँ, जहां तहां कुछ कार्यकर्ता अपने अनुसार जागरण का, क्योंकि होर्डिंग लगी रहती है कई जगह और आपकी फोटो। कार्यकर्ता काम करते हैं, काम करने वाले कार्यकर्ताओं को सामाजिक संगठन है, काम करते हैं। एक मैंने दौरे में और चीज सुनी कि उनकी सेवाएं की जा रही हैं, और इसकी समीक्षा चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता की कमेटी स्वयं करती है, हर दिन करती है। लेकिन हाँ, कुछ लोगों के लिए ब्लैकमेलिंग का भी माध्यम है जी, कि जैसे हम जनपद की रिपोर्टिंग नेगेटिव लिखेंगे, उसके माध्यम से फिर वो ब्लैकमेलिंग करते हैं पशुपालन विभाग को और उनको। इसमें मुझे लगभग 10 से 12 जगह ऐसे लोगों के स्ट्रिंगर के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी थी कि वो जिला प्रशासन पे दबाव बनाने के लिए। हमने जांच करवाई, फिर मैंने उन्होंने कहा साहब ऐसी घटना नहीं घटी, फिर मैंने यहाँ शासन से टीम भेजी तो पता लगा साहब ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने उस व्यक्ति से पूछा जिसने रिपोर्टिंग की थी जी, उसने कहा साहब गलती हो गई है।
तो मैंने फिर पूछा भी क्यों ये कर रहा था, पता लगा कि ये दलाल यहाँ का पेशेवर दलाल है। तो हमने कहा इसको थोड़ा कुछ दिन जेल में भेज दो। तो ऐसे कुछ दलालों को भी हम लोगों ने इलाज भी किया है। लेकिन हाँ, चैलेंज भी है, ऐसा नहीं कि चैलेंज भी सड़कों पे आवारा पशु, मैं क्या करूँ, ये आज पहली बार तो हुआ नहीं जी बिल्कुल, और केवल यूपी में भी नहीं, ऐसा भी नहीं है कि केवल यूपी में हो, पूरे देश के अंदर आप जाइए, उत्तर से दक्षिण तक हर जगह मिल जाएगा। हमारी सरकार ने इलीगल स्लॉटर हाउसेज बंद कराए हैं, वो बंद चल रहे हैं और इलीगल स्लॉटरिंग नहीं होने देंगे। अवैध तस्करी होती थी वह नहीं होने देंगे, नहीं होने दिया गया। हम अधिक से अधिक संख्या में निराश्रित गौआश्रय स्थल बनाएंगे, हमने किया है और इसमें निरंतरता बना करके आगे कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि मैं आपको उत्तर प्रदेश की सरकार अपनी खूब पीठ थपथपाती है कि हमने बहुत अच्छा कोविड मैनेजमेंट किया, लेकिन कोविड की दूसरी वेव में ये मैनेजमेंट धाराशाही दिखा। और इससे पहले कि ये कहा जाए कि ये राजनीति से प्रेरित है, हमारी टीमें तब भी रिपोर्टिंग के लिए निकली थी और हमने बेबस चीखों को सुना और हमारे सामने हाईकोर्ट की वो टिप्पणियां भी हैं जो सरकार पर की गई उस दूसरी वेव के दौरान, ऑक्सीजन की कमी के दौरान। और फिर हाई कोर्ट ने तो ये भी कहा था कि हर गांव में 1-2 कार्डियक एम्बुलेंस दीजिए। जी, क्या ये व्यवहारिक था? हाई कोर्ट ने तो ये भी कहा था कि हर वार्ड में एक RT-PCR की लैब खोलिए। क्या ये व्यवहारिक था? जी, देखिए, जब व्यवहारिक धरातल की जानकारी नहीं होती तो व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है। सच्चाई क्या थी? कोविड प्रबंधन किसका अच्छा था? जी, यह देश और दुनिया ने फाइजर की वैक्सीन बनाने वाला, कोविड वैक्सीन बनाने वाला जी, फाइजर वैक्सीन का जो निर्माता है, जी, वो इस बात को अमेरिका के लिए कहता है कि आपको कोविड प्रबंधन देखना तो यूपी के अंदर देखो, यूपी ने कैसे नियंत्रित किया है। जी, देखिए, यूपी की पॉपुलेशन है 25 करोड़। 25 करोड़ की आबादी यूपी के अंदर है। अमेरिका की आबादी है 33 करोड़। ठीक है। कोविड प्रबंधन का मानक क्या होना चाहिए? हम मीडिया की सुर्खियों में बने रहें या अधिक से अधिक लोगों की जान बचाएं? क्या होना चाहिए? मैं आप इससे पूछता हूं। ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान, यही होना चाहिए ना? बिल्कुल। अमेरिका के अंदर मौतें हुई हैं 6.5 लाख हम्म, और यूपी के अंदर मौत हुई है 22,900। आबादी में बहुत अंतर नहीं है, दोनों की आबादी लगभग बराबर है। 33 करोड़ अमेरिका की पॉपुलेशन है और यूपी की 25 करोड़ है। जी, कोरोना प्रबंधन किसका अच्छा है? एक। दूसरा, ब्राजील और यूपी की आबादी लगभग बराबर है। ब्राजील के अंदर कितनी मौतें हुई और यूपी के अंदर? हमारे लिए एक एक मौत दुखद है, हमारी संवेदना उन परिवारों के प्रति है। हर परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए हम या हमारा कोई ना कोई मंत्री या कोई ना कोई पदाधिकारी जरूर गया, तक पहुंचाने का कार्य किया। लेकिन कोविड क्राइसिस में मैनेजमेंट किसका अच्छा है, ये दूसरा उदाहरण आपके सामने है। मुख्यमंत्री जी। तीसरा है भारत के अंदर। जी, भारत के अंदर तो कानून सब पे बराबर लागू होता है ना। ठीक है। यूपी की पॉपुलेशन है 25 करोड़, महाराष्ट्र के 12 करोड़। यूपी से 8 गुना मौतें महाराष्ट्र के अंदर हुई हैं। अब किसका अच्छा है? ये आंकड़े पर्याप्त हैं। WHO, नीति आयोग और दुनिया के अन्य संस्थाओं ने यूपी के कोविड प्रबंधन की स्वयं सराहना की है। और मुझे लगता है कि बाल की खाल निकालने के लिए तो व्यक्ति कुछ भी बोल ले, सच्चाई जमीनी धरातल पर क्या है वो हर व्यक्ति जानता है। गिना दीजिए कौन 8 बार पेपर लीक हुए हैं? पेपर लीक को लेके आप मुझे बताइए पहले, कौन 8 बार कौन से पेपर लीक? मैं वही पूरे आप बताइए ना, लेके आया हूं। आप मुझे बताइए कब 8 बार पेपर लीक हुए हैं? 2019 में मुख्यमंत्री जी PCS पेपर लीक होता है, LT ग्रेड परीक्षा 2018 का। एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। अंजू कटियार के खिलाफ अंजू कटियार के खिलाफ उस मामले में नहीं कार्रवाई की गई थी, पेपर लीक के मामले में नहीं कार्रवाई हुई थी। आप गलत बयानी कर रहे हैं। अंजू कटियार के खिलाफ उस मामले में कार्रवाई नहीं हुई थी जी। उस समय पेपर लीक का तो मामला ही नहीं था। अव्यवस्था, कुप्रबंधन। हाँ, कुप्रबंधन का मामला था। कुप्रबंधन में हमने कार्रवाई की थी जी, और जेल भेजा था हमने जी, हमने जेल भेजा था। बिल्कुल। तो ये पेपर सेट होने के पहले जो अंदर की वो चल रही थी उसके बारे में हमने कार्रवाई की थी
और इस चीज को लेकर के कि आपने बिना किसी इस चीज को लेकर के देख करके किसी एक ऐसे दागी फर्म को आप ठेका देने जा रहे हैं और बार बार मना करने के बावजूद आप उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, ये आपकी बदनीयती को प्रदर्शित करता है। इसलिए सरकार ने कार्रवाई की थी। आपको क्या लग रहा है सिस्टम बहुत गड़बड़ हो रखा है क्या पहले से? गड़बड़ था, हमने उसको दुरुस्त किया है। हाँ। और जहां उठा करके जेल भेजा गया। मुझे ये भी मालूम है कि अभी जो ये धरना प्रदर्शन कर रहे थे इसमें कौन कौन से कोचिंग संस्थान इसके पीछे थे। आप ये कह रहे हैं कि ये जो सब जगह हैशटैग चल रहे हैं ये मैं क्या कर रहा हूं ना, देखिए होगा, हर व्यक्ति चाहता होगा सरकारी नौकरी प्राप्त करना। सरकार की नौकरी भी निकलती है जी, सरकार जो भी करेगी ट्रांसपेरेंट तरीके से करेगी जी। लेकिन मैं कह सकता हूँ 4.5 लाख नौकरी में एक भी कोई भाई भतीजा बात की बात नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। एक भी नहीं कह सकता है कि जैसे पहले चाचा भतीजा और उनका पूरा गैंग उतर पड़ता था वसूली में, इन 4.5 लाख भर्तियों में कोई भी इस प्रकार की घटना ही नहीं हो सकती। तो ये शिक्षक उम्मीद करें कि अगर आपकी सरकार लौटती है तो भर्तियां क्यों आएंगी? नहीं, भर्ती की प्रक्रिया तो हम आगे बढ़ा ही रहे जी। और भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और पूरी पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ेगी। क्योंकि सबसे बड़ा छात्र समूह वही है। मैं क्या कह रहा हूं, वो पूरी तरीके से बनेगी लेकिन किसी के दबाव में नहीं। ये जो कुछ कोचिंग संस्थाओं के नाम अभी आए हैं इसमें भी बहुत बड़ी कार्रवाई होने वाली है। अच्छा। जो इस आंदोलन के पीछे थे, क्योंकि उन्होंने कुछ पेपर उस टीईटी के पीछे भी उनका हाथ था, उनकी दुकानदारी चलती थी, उससे दुकानदारी चलती थी। अभ्युदय कोचिंग संस्थाएं प्रारंभ होने से इनके दुकानें बंद हुई। हाँ, अभ्युदय की मैंने तारीफ सुनी फील्ड में। नहीं, मैं क्या कर रहा हूं ना जी, आपको बहुत कुछ तारीफ सुनी होगी। हाँ, मैं तो बता रहा हूँ, जहां बोलने की हिम्मत भी करनी चाहिए। नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ, मैंने तो गन्ना किसान पे भी बोला, अभ्युदय पे बोला, लॉ एंड ऑर्डर पे बोला। अभ्युदय कोचिंग ने बहुत सारे लोगों की उनकी दुकानें जो अनैतिक कृत्यों में लिप्त थी बंद हुई हैं जी। वे लोग इसके पीछे थे और उनमें हम कुछ कार्रवाई करने जा रहे हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल। सारे लोगों की उनकी दुकानें जो अनैतिक कृत्यों में लिप्त थी बंद हुई हैं जी, वे लोग इसके पीछे थे और उनमें हम कुछ कार्रवाई करने जा रहे हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल है। आपके तमाम राजनीतिक विरोधी हैं, नित नए चैलेंज, उनमें से एक आपके विरोधी हैं असदुद्दीन ओवैसी। लोग कहते हैं कि ये ओवैसी का समझ में नहीं आता है। अखिलेश यादव सीएम थे तो ओवैसी को यूपी में नहीं आने देते थे। मुख्यमंत्री अब योगी आदित्यनाथ जी हैं तो वो हैदराबाद में तो ललकारते हैं लेकिन यहाँ भी खूब स्वागत करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ओवैसी जितना सक्रिय होंगे उतना ही भाजपा को फायदा होगा। कभी आपकी ओवैसी से मुलाकात हुई? आप दोनों लोग सांसद रहे हैं। देखिए, सांसद के रूप में या मुख्यमंत्री के रूप में मेरी उनसे कोई व्यक्तिगत मुलाकात नहीं है। कभी नहीं? सांसद के रूप में आमने सामने भले ही मुलाकात हुई होगी। अच्छा। लेकिन कोई इस प्रकार की नहीं। लेकिन एक व्यक्ति को कानून के दायरे में, संवैधानिक दायरे में अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। हाँ, इतना तय है कि कानून को हाथ में लेने की छूट किसी को नहीं देंगे, किसी को नहीं देंगे। एक और नेता है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय लल्लू। लोग कहते हैं योगी आदित्यनाथ ने उनको नेता बना दिया, इतना गिरफ्तार किया कि लोग जानने लगे उनको। क्यों, कांग्रेस के नेता नहीं हो सकते क्या? नहीं, ये तो आप बताइए। और क्या अजय लल्लू नेता नहीं हो सकते? आपके पूर्वांचल से ही हैं, पुराने परिचित होंगे। आपको काहे इतनी चिड़ है कि पूर्वांचल ऐसे है तो नेता नहीं, मुझे पूर्वांचल चिड़ नहीं, अतिरिक्त प्रेम है। प्रियंका गांधी जी से कभी मिले हैं आप? भाई, इस प्रकार की स्थिति आनी नीचे, उनकी पार्टी उनको नहीं पूछती तो यहाँ बीजेपी में क्या कोई पूछेगा। अच्छा, तो प्रियंका जी से कभी मुलाकात है? नहीं, किस बात के लिए मुलाकात होनी है? सार्वजनिक जीवन में कभी? वो कोई सांसद नहीं है, वो विधायक नहीं है। तो नारा दिया उन्होंने, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ और 40% टिकट लड़कियों को देंगे। ये बात है, उनको टिकट उतने टिकटार्थी मिले तो। अच्छा, मायावती जी भी मुख्यमंत्री और कई लोग मिलने आए। उन्होंने अयोध्या पे बहुत अच्छी फिल्म बनाई। हाँ। एक उन्होंने तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता जी पे बहुत अच्छी फिल्म बनाई, बहुत अच्छी एक्टिंग देखी आपने? वहाँ पे थी। मैं देख नहीं पाया, लेकिन हाँ, मेरी इच्छा है कि चुनाव के बाद फुर्सत मिलेगी तो जरूर देखूंगा। फिल्म देखेंगे। कंगना जी ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है और मैंने जो उसका शॉट देखे थे बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने अपने की थी। अच्छा। और वैसे भी वह बहुत बहादुर लेडी है, मजबूती के साथ अपनी बात को कहने की हिम्मत करती है। हाँ, कंट्रोवर्सी में भी खूब रहती है। कंट्रोवर्सी तो हर एक जो अच्छी बात बोलेगा उसको कंट्रोवर्सी में, इस देश का एक तबका ऐसा जो उसको कंट्रोवर्सी में लाने का प्रयास करता है। सरफराज अहमद आपके प्रदेश के नागरिक हैं, उनका हाँ, कंट्रोवर्सी में भी खूब रहती है। कंट्रोवर्सी तो हर एक जो अच्छी बात बोलेगा उसको कंट्रोवर्सी में, इस देश का एक तबका ऐसा जो उसको कंट्रोवर्सी में लाने का प्रयास करता है। सरफराज अहमद आपके प्रदेश के नागरिक हैं, उनका सवाल है मुख्यमंत्री जी से कि नोएडा में 50,000 से ज्यादा फ्लैट की परमानेंट रजिस्ट्री अटकी हुई है, मुख्यमंत्री जी बिल्डरों पे और सख्ती क्यों नहीं करते? देखिए,
इसमें बहुत सारी जगह बिल्डर और कुछ जगह होम बायर्स स्वयं रजिस्ट्री नहीं कराना चाहते। सरकार उनकी रजिस्ट्री करना चाहती है। इसमें कुछ जगह बिल्डर्स ने अथॉरिटी के ड्यूज पूरे नहीं किए हैं, इसलिए बिल्डर पर दबाव बनाया गया है। कुछ मामले न्यायालय में लंबित पड़े हुए हैं और कुछ में होम बायर्स ने समय मांगा है। तो कुछ आप टास्क फोर्स वगैरह बना के टास्क कुछ फोर्स उसको ऑलरेडी त्वरित- काम कर रही है, हमारी काम कर रही है। हमारे मिनिस्टर ने भी वहाँ कैंप किया, वो सब काम कर रहे हैं। अंकिता ने सवाल पूछा है कि कमियों को दूर करने से व सामाजिक समरसता लाने से संस्कृति बढ़ेगी व हिंदू राष्ट्र बनेगा। फिरोज बख्श साहब, आपका सवाल। जी देखिए बाबा बागेश्वर, मैं सोच रहा था आपको धीरेन्द्र शास्त्री कहूं क्योंकि उम्र में छोटे हैं, लेकिन रुतबा आपका बड़ा है तो मैं आपको बाबा से ही मुखातिब करूंगा। मैं आपको बहुत पसंद करता हूं इस वजह से कि मैं एक प्रैक्टिसिंग मुसलमान हूं। आपके मुंह से मैंने कभी इस्लाम के ख़िलाफ़, मुसलमान के ख़िलाफ़, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम आपके ख़िलाफ़ या किसी भी मुस्लिम के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं सुनी। ये एक प्लस पॉइंट आपका है, ठीक है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि आप चूँकि हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, ठीक है, हिंदू राष्ट्र जाहिर सी बात है पाकिस्तान में या मलेशिया में तो नहीं बनेगा, यहाँ बनेगा। दूसरी बात यह है, देखिए कि मैं समझता हूँ 15 अगस्त 1947 से तो हमारा हिंदू राष्ट्र ही है, ठीक है। हिंदू राष्ट्र वो राष्ट्र होता है जहाँ शेर और बकरी एक घाट पे पानी पिएं, ठीक है। आप इसको कैसे करेंगे ताकि कोई मुसलमान इस बात से ना डरे, मैं बात पूरी कर लूँ, इस बात से ना डरे कि जैसे मिठाइयाँ जो होती हैं ईद बकर ईद पे, हम जो हमारे बरादरान वतन हिंदू मिठाई वाले हैं उनसे मिठाइयाँ लेते हैं, अच्छी मिठाइयाँ होती हैं, खालिस देसी घी की होती हैं, बढ़िया होती हैं। तो यही चीज़ दूसरी तरफ भी होनी चाहिए। अब जैसे कोई यात्रा होती है कुछ है तो उसमें कहेंगे मुसलमानों के जो ठिये हैं उससे खाना नहीं खाएंगे। हम वी जेल लाइक शुगर एंड मिल्क, हम नाखून और गोश्त की तरह हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई शुरू से ही रहते चले आए हैं, वही बात आप कर रहे हैं। तो इसको प्रैक्टिकली, जैसे आपने कहा कागज़ों पे नहीं, प्रैक्टिकली कैसे आप जो है हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक पुल बनाएंगे। न राह चलते हुए बेटियां सुरक्षित थीं, न राह चलते हुए नौजवान सुरक्षित थे, न व्यापारी सुरक्षित था। और अगर कोई व्यक्ति इसकी मांग करता था, सुरक्षा की मांग करता तो उसको झूठे मुकदमों में फंसा दिया जाता था। आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए थे? उसके बाद फिर जब मैं, यद्यपि मैं वहाँ था नहीं, मैं कुशीनगर से जब वापस आ रहा था जी, तो भाई मुझे तो गोरखपुर ही आना था, तो इन्होंने मुझे रोका, फिर पहले जेल भेजा, 107-16 में भेजा। 107-16 में जब इन्होंने मुझे जेल भेजा तो न्यायालय ने उसको क्वेश्चन किया, फिर इन्होंने बैक डेट पे मेरे खिलाफ गंभीर मामलों में मुकदमे दर्ज किए। तो ये समाजवादी पार्टी की एक फितरत थी झूठे मुकदमे लगाने की। आज इनको पीड़ा होती है जब अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होती है, तो आज जब इनके काले कारनामे सामने आते हैं तो इनको पीड़ा होती है। मुख्यमंत्री जी